नमस्कार। चैप्टर नंबर 1 एम.एस. चौहान बुक से क्वेश्चन नंबर 91 और उससे आगे देखिए 91 और उससे आगे में क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 में आप ये IUPAC बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, IUPAC बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। 5 ब्रोमो और इसके बाद क्या है 2 साइक्लोप्रोपाइल और साथ में यहां पर दिया है आपको साइक्लोहेक्स-2-ईनॉल, साइक्लोहेक्स-2-ईनॉल ये गिवन है दोस्तों। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक साइक्लिक रिंग बनानी है जिसमें 6 कार्बन हो। यहाँ पर एक OH लगाना है 1 और फिर 2 पर डबल बॉन्ड लगाना है दोस्तों, क्योंकि 2 ईन है 1 ऑल है, तो 1 पर ऑल हो गया, 2 पर ईन हो गया। अब आगे चलिए 2 पर साइक्लोप्रोपाइल भी लगाना था, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया। 3 के बाद 4 पर चलिए और दोस्तों 5 पर ब्रोमो लगाना था, तो 5 पर ब्रोमो लगा दिया। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है दोस्तों। 92 में आपको एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है मेरे बच्चों। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, वो बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होती है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये दोस्तों आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। इस आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगी। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी। इसे ही तो दोस्तों आर्थो इफेक्ट कहा जाता है। इसे ही दोस्तों आर्थो इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है दोस्तों। तो पैरा पोजीशन पर जो मिथॉक्सी होता है वो +M का काम करता है। आपको पता है कि जो +M होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को किल करता है। जो +M होता है ये दोस्तों किलर है, किसका, किलर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का किलर है, तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। और ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड था, आर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड था। इसमें तो आर्थो इफेक्ट लग गया और आर्थो इफेक्ट लगने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। 93 में क्या है। 93 में दोस्तों आपको वीक एसिड और वीक बेस की तलाश करनी है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हमेशा वीक की तरफ मूव करती है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा वीक की तरफ मूव करती है। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है दोस्तों वो वीक की तरफ मूव करती है। जो एसिड बेस रिएक्शन होती है दोस्तों, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है दोस्तों, जिसे कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका नाम हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमेशा मूव करती है, मूव्स टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, हमेशा वीक एसिड वीक बेस की तरफ ये मूव करती है। जो एसिड ये रिएक्शन होती है, इसका रूल है ये हमेशा वीक की तरफ मूव करती है। यही क्वेश्चन नंबर 93 का
मेन पॉइंट है तो वीक की तलाश कर लीजिए। आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करानी है तो वीक की तलाश कर लीजिए और देखिए कि रिएक्शन वीक की तरफ कैसे और क्यों मूव करती है। दोस्तों इसे देखो अगर, तो ये आप देखिए निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ डीलोकेलाइज्ड होगा, ये आपके पास डीलोकेलाइज्ड है। और आपको पता है कि जो बेस होता है, बेस की स्ट्रेंथ डीलोकेलाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, इसका मतलब ये वीक बेस हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है। डीलोकेलाइज होने का मतलब है अपनी जगह से हट रहा है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करेगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्या है, यहाँ पर CH3OH है। अब CH3OH है, ये एसिड है, अभी पता चलेगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए दोस्तों ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इसका पता अभी चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये बना रहा है CH3O-, CH3O-। और देखो बच्चों यहाँ पर इसका कहीं डीलोकेलाइजेशन होने की कोई पॉसिबिलिटी इसमें नजर नहीं आती है, यानी ये लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। और मेरे दोस्तों अगर डीलोकेलाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उस केस में लोकेलाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो दोस्तों पक्की बात है कि वीक बेस की तरफ रिएक्शन मूव करती है, इसीलिए इसका जो एरो है मैंने बड़ा दिखाया है, इसका एरो मैंने छोटा दिखाया है। अब आगे क्या बनेगा उसको भी जरा देखिए कि हाँ जी आगे क्या बनेगा। आगे दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर OH है दोस्तों, ये मेरे दोस्तों फिनॉल है। फिनॉल की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और इसके कंपैरिजन में ये वीक एसिड हो गया। तो मेरे दोस्तों वीक की तरफ रिएक्शन मूव कर रही है, रूल को फॉलो कर रही है। और क्या चाहिए आपको, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों चलते हैं 93 के बाद 94 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 94 क्या चाहता है, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसको भी सर्च करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 जो है बच्चों वो बेस्ड है डाइपोल मोमेंट पर, वो बेस्ड है डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड है। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है दोस्तों Q × R, यानी कि चार्ज और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो, चार्ज ज़्यादा हो तो कुछ ऐसा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों आप एक यहाँ पर इस तरीके से 7 मेंबर रिंग खड़ी कर रहे हैं। इस 7 मेंबर रिंग में कुछ इस तरीके से आपने बॉन्डिंग कर ली, कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली। यहाँ पर दोस्तों आप 5 मेंबर रिंग खड़ी कर रहे हैं और इस 5 मेंबर रिंग में कुछ इस तरह से आपने बॉन्डिंग कर ली, इस तरीके से बॉन्डिंग कर ली। कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने बॉन्डिंग कर ली है, ऐसे बॉन्डिंग कर ली है। दोस्तों अगर मैं इस इंडिविजुअल रिंग को देखता हूँ, इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल रिंग 2, 2, 4, 2, 6,
ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो ये भी एरोमेटिक नहीं है दोस्तों, ये भी एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कहानी हो जाए कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, कुछ ऐसा ट्रांसफ़र अगर हो जाता है, कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मैं दोबारा अब बना करके दिखाता हूँ कि अगर कुछ इस तरह का ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर कुछ इस तरह का ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है दोस्तों, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आते हैं, इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आते हैं। और उस कंडीशन में अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास माइनस चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है दोस्तों। और इस यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड होता है। तो उस सीन में आप देखिए, अगर आप इस रिंग को देखें तो ये भी एरोमेटिक हो गई, और अगर आप सेपरेटली इस रिंग को देखें तो 2 2 4 2 6, और ये भी दोस्तों एरोमेटिक हो गई, ये भी एरोमेटिक हो गई। अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए, ये एक चार्ज है यहाँ पर, एक चार्ज है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डेवलप हो गई, इन दोनों के बीच में दोस्तों डिस्टेंस डेवलप हो गई। तो ये डिस्टेंस जो है वो r हो गई, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू R, यानी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। इसे ही बच्चों एजुलीन कहा जाता है, इसे ही एजुलीन कहा जाता है। और बॉन्ड को तोड़ने के बाद फिर इस तरह से एरोमेटिसिटी डेवलप होती है, इसीलिए इसे क्वासी एरोमेटिक कहा जाता है, क्वासी एरोमेटिक कहा जाता है। तो क्वासी एरोमेटिक में, क्वासी एरोमेटिक में, क्वासी एरोमेटिक में, क्वासी एरोमेटिक में डाइपोल मोमेंट होता है। तो एजुलीन चूंकि क्वासी एरोमेटिक है, इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ जी, एजुलीन में क्वासी एरोमेटिसिटी है, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एरोमेटिसिटी डेवलप होती है, इसीलिए इसमें क्या है दोस्तों, इसीलिए इसमें डाइपोल मोमेंट है। जरा नैप्थलीन चेक कर लेते हैं। नैप्थलीन में कुछ भी नहीं है ऐसा दोस्तों, नैप्थलीन कुछ ऐसे होती है, इसे हम नैप्थलीन कहते हैं। नैप्थलीन में कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं होता है, नैप्थलीन में कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में नैप्थलीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद फिनन्थ्रीन है, फिनन्थ्रीन को देखते हैं। फिनन्थ्रीन कुछ ऐसा होता है दोस्तों, फिनन्थ्रीन में भी कहीं से कहीं तक इस तरह का कोई भी डाइपोल मोमेंट जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये फिनन्थ्रीन है, इस फिनन्थ्रीन में भी कहीं से कहीं तक कोई भी डाइपोल मोमेंट डेवलप होता नहीं दिखाई देता है। फिनन्थ्रीन में भी कहीं से कहीं तक कोई डाइपोल मोमेंट डेवलप होता नहीं दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में भी कहीं से कहीं तक कोई भी डाइपोल मोमेंट डेवलप होता दिखाई नहीं देता है। तो जो एजुलीन है वही क्वासी एरोमेटिक है, एजुलीन है, ये एंथ्रासीन है दोस्तों, इसमें
कहीं से कहीं तक कोई डायपोल मोमेंट डेवलप होता दिखाई नहीं देता है। जो एजुलीन है वो क्वासी एरोमेटिक है, एजुलीन है, एजुलीन वो क्वासी एरोमेटिक है। क्वासी एरोमेटिक का मतलब हुआ बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट करने के बाद एरोमेटिसिटी डेवलप हो, उसमें डायपोल मोमेंट होता है। यही इसमें पूछा गया है। दोस्तों 95 पर चलते हैं, 95 को देखते हैं कि 95 हमसे क्या चाहता है। 95 को करने के लिए थोड़ा सा बच्चों ग्राफ को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ आखिर क्या कहता है। दोस्तों हम जो ये वाला एक्सेस है, इस एक्सेस पर एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एनर्जी को शो करते हैं, इस तरीके से दोस्तों हम एनर्जी को शो करते हैं। और यहाँ पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। दोस्तों जरा देखो, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बेंजीन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये बेंजीन मोस्ट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। कोई स्टेबल है तो उसे एक्साइट करना, उसे एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कोई किसी बिजनेस में सेटल्ड है तो उसे किसी काम के लिए एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप देखिए कि इसको ये एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ी, इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ी, तब कहीं जाकर के इसका हाइड्रोजनेशन हुआ और इस तरीके से ये एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन डाइईन डेवलप हुई। ये डेवलप हो गई है। ये इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। अब दोस्तों फिर दोबारा से ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये E2 की वैल्यू है। अब ये E2 की वैल्यू आ गई, इसे हम एक्साइट करके ले गए, यहाँ पर रिएक्शन कराया। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से बन गया, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम है तो इसे एक्साइट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आराम से ये वाला प्रोडक्ट बना देगी। इसके लिए तो एनर्जी जो E3 की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है। दोस्तों मैं पूरी रिएक्शन को लिखता हूँ, पूरी रिएक्शन क्या है मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये दोस्तों बेंजीन है, ये दोस्तों बेंजीन है। बेंजीन में H2 डाला इसे एक्साइट करने के लिए, इसे एक्टिवेट करने के लिए। ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल को एक्टिवेट करना मुश्किल काम है और ये किसी तरह से एक्टिवेट होकर के फिर ये बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब फिर हमने इसमें H2 डाला तो इसमें हम H2 ऐड कर रहे हैं, एनर्जी की जरूरत है E2, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और इसे एक्टिवेट किया तो भैया देखो इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत स्टेबल था। इसे कहाँ एक्टिवेट करेंगे और फिर फाइनली ये बना, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम आ गई। इसे एक्टिवेट करना बहुत आसान है, अगर H2 जोड़ेंगे तो ये तो तैयार है, कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि E1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर E2 की, फिर E3 की वैल्यू, ये वैल्यूज आ जाती हैं। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है। 96 में चलते हैं। इसमें दोस्तों आपको सॉल्वेंट्स गिवन है, सॉल्वेंट्स। इसमें दोस्तों आपको सॉल्वेंट्स गिवन है, सॉल्वेंट्स गिवन है। 3 सॉल्वेंट गिवन है, एक पानी गिवन है और एक इथाइल अल्कोहल गिवन है और एक दोस्तों एक और सॉल्वेंट कोई गिवन है। एक तो पानी गिवन है, एक सॉल्वेंट जो है वाटर गिवन है।
दोस्तों देखो, इस पर माइनस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 होती है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पोलर है। इसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं CH3, CH2 और OH। यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, एक ही टर्मिनल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कामयाब है। दूसरा बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे जो है बच्चों, ये C2H5O और C2H5 है, ये इसमें 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टर्मिनल नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना नहीं सकता है, किसी के पास ताकत नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। अब मेरे दोस्तों, हम एक सॉल्वेंट है, ये तीनों सॉल्वेंट है, तीनों सॉल्वेंट में हम नैप्थलीन डालते हैं। इसमें नैप्थलीन डालते हैं, इसमें नैप्थलीन डालते हैं, इसमें भी दोस्तों नैप्थलीन डालते हैं, इसमें भी नैप्थलीन डालते हैं, और यहाँ पर भी हम नैप्थलीन डालते हैं। तीनों में ही हम नैप्थलीन डाल देते हैं। इसमें भी नैप्थलीन, ये सोल्यूट है दोस्तों, ये हमने सोल्यूट लिया। नैप्थलीन बॉल्स आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही नैप्थलीन बॉल है, ये सोल्यूट है, और यहाँ पर भी हम वही नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। नैप्थलीन बॉल्स ये सोल्यूट का काम करती हैं। दोस्तों हमें बताना है कि इस सॉल्वेंट में नैप्थलीन की सॉल्बिलिटी कितनी है, इस सॉल्वेंट में नैप्थलीन की सॉल्बिलिटी कितनी है, इस सॉल्वेंट में नैप्थलीन की सॉल्बिलिटी कितनी है। मेरे दोस्तों देखो, नैप्थलीन जो है वो नॉन पोलर है, नैप्थलीन जो है दोस्तों नॉन पोलर है, तो घुलना पसंद करेगा किसमें? नैप्थलीन दोस्तों नॉन पोलर है, तो घुलना किसमें पसंद करेगा? जिसमें पोलरिटी कम हो। जो नॉन पोलर है तो किसमें घुलना पसंद करेगा? जिसमें पोलरिटी कम हो। अगर यहाँ पर सोलबिलिटी S3 आ गई, यहाँ पर सोलबिलिटी S2 आ गई, यहाँ पर सोलबिलिटी S1 आ गई, तो मेरे दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो S3 है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसकी पोलरिटी कम है, और S2 की वैल्यू इसके बाद होगी, और S1 की वैल्यू सबसे कम होगी। क्योंकि दोस्तों लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये जो फंडा है ये गोल्डन रूल ऑफ सोलबिलिटी है, गोल्डन रूल ऑफ सोलबिलिटी है, गोल्डन रूल ऑफ सोलबिलिटी है। जो जैसा होता है उसको वही पसंद आता है। ये नॉन पोलर है तो इसे कुछ नहीं तो लेस पोलर मिल जाए, ये ज़्यादा पोलर में कैसे घुलेगा? लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसे वही पसंद आता है, उसी में वो घुलना पसंद करता है। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही कम, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा नहीं, तो इसमें घुलना पसंद करेगा। अगला देखते हैं दोस्तों 97 क्या कहता है। 97 पर भी चलते हैं, 97 को देखते हैं कि हाँ 97 चाहता क्या है। 97 में दोस्तों देखो, आप इस बात को ध्यान करके अच्छी तरह से चलो कि जो रेजोनेंस है वो कहाँ होता है। रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी की जरूरत है। भैया रेजोनेंस में वास्तविकता क्या है? बनना तो सभी जगह बॉन्ड ही है। जब बॉन्ड ही बनना है तो प्लेनरिटी होनी चाहिए। प्लेनारिटी इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस।
ये सबसे बड़ी कंडीशन है रेजोनेंस की। ये आपके पास कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। जब प्लेनारिटी रहेगी तभी तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस कैसे होगा? अगर प्लेनारिटी नहीं रहेगी तो रेजोनेंस हो नहीं सकता, रेजोनेंस हो नहीं सकता। प्लेनारिटी जरूरी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर N है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर दोस्तों CH3 है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है। वास्तविकता क्या है कि इस लोन पेयर को इस रिंग के साथ डीलोकलाइज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों साथ में ही यहीं पर एक रिंग और है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। इसका लोन पेयर भी करना तो चाहिए था, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन लगता है, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन लगता है। और मेरे दोस्तों इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से मेरे दोस्तों क्या होता है, जो ये बॉन्ड है इसमें ये रोटेशन होने लग जाता है, ये फास्ट रोटेट करता है, फास्टली रोटेटेड बॉन्ड हो जाता है, फास्टली रोटेशन हो जाता है, फास्टली रोटेटेड बॉन्ड हो जाता है। कौन सा? ये वाला बॉन्ड बहुत तेज रोटेट करने लग जाता है, बिल्कुल लट्टू की तरह, टॉप की तरह घूमने लग जाता है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड बहुत तेज घूमता है, ये फास्टली रोटेटेड बॉन्ड हो जाता है। और जब ये फास्टली रोटेटेड हो जाता है तो लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन नहीं करता है, लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन नहीं करता है। अरे ये रुकेगा तभी तो, ये तो घूम रहा है, तो कैसे कुछ होगा? तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला लोन पेयर है ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है, ये ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है, ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है, ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है। ये वाला ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है, ये वाला ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है। और मेरे दोस्तों अगर ये लोकलाइज्ड है तो फिर तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त शो करेगा, बहुत ही बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस करता क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जो आपके पास स्टेरिक रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन जो है, स्टेरिक रिपल्सन इज इनहिबिटिंग मतलब किलिंग रेजोनेंस, इनहिबिटिंग मतलब किलिंग रेजोनेंस को किल करता है। और इसी को कैसे किल करता है? वो प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय करके किल कर देता है। इसी को सर कहते हैं, SIR, इसी को सर कहते हैं, SIR। ऐसे कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इस तरीके से हम लेकर के चलते हैं। तो ये स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट लोकलाइज्ड है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। 98 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 आपसे क्या जानना चाहता है, आपकी किस नॉलेज को 98 चेक करना चाहता है, उसे जरा समझिए। देखिए कि 98 क्या चेक करना चाहता है। दोस्तों 98 क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए।
तो दोस्तों जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। दोस्तों देखो यहाँ पर ये आपका टर्सरी एमीन है, इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगले में चलते हैं तो दोस्तों CH2 है, यहाँ पर N और H है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बहुत ही अच्छे वाला, बहुत ही अच्छे वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। 99 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है। दोस्तों ये भी सर पर बेस्ड है, सर पर बेस्ड है। दोस्तों देखो ये N है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। दोस्तों इस तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पर NO2 है, इस तरीके से यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, और लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हुआ तो उस केस में चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा तो हाई डाइपोल मोमेंट रहेगा। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ तो चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा तो हाई डाइपोल मोमेंट रहेगा। अब आगे चलिए दोस्तों, N है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर दोस्तों CH3 है, यहाँ पर मेरे दोस्तों CH3 है, और इस केस में दोस्तों यहाँ पर CH3 है, इस केस में दोस्तों यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NO2 है। लेकिन जरा देखो, फील करो कितना जबरदस्त स्टेरिक रिपल्सन है, और अगर यहाँ पर जबरदस्त स्टेरिक रिपल्सन है दोस्तों, तो फिर ये बॉन्ड तो रुक ही नहीं रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये अच्छी तरह से घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, खूब अच्छी तरह से घूम रहा है दोस्तों। और अगर अच्छी तरह से घूम रहा है तो जो लोन पेयर है ये ऑलमोस्ट लोकेलाइज्ड है, और अगर ये लोकेलाइज्ड है तो चार्ज ही डेवलप नहीं होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा या कम होगा तो लो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। यही तो कहना है, यही तो निकालना है। 99 के बाद दोस्तों 100 पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 100 में दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 100 में दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो 100 में दोस्तों जब बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप इस चीज को समझ जाइए कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड। अगर कंजुगेट एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे कि HI की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है, HCl की उससे कम होती है, HF की उससे कम होती है, ये दोस्तों ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है।
अगर ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में है, यानी कि दोस्तों HF की स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे दोस्तों इसका उल्टा इनके बेस की स्ट्रेंथ का होगा। ये बेस स्ट्रेंथ होगी, ये मेरे दोस्तों ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ हो जाएगी, जहां कोई भी दिक्कत नहीं है। 101 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 101 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है दोस्तों? देखो, इसमें स्टेबिलिटी चेक करवा रहा है, तो दोस्तों ध्यान दो, स्टेबिलिटी ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के। कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो दोस्तों स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है दोस्तों, मेटा पोजीशन पर ये CH3 लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर ये +H शो करेगा तो मेटा पोजीशन वाला फिर केवल +I शो करेगा, कुछ और शो +H नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, और जितने भी हैं आर्थो वगैरह वाले वो शो करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी वो ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग में लेस चार्ज डेंसिटी होगी, और दोनों में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होंगी। लेस ये तो ज़्यादा नहीं देगा थोड़ा बहुत देगा, ये बहुत ज़्यादा देता है, इस वजह से यहाँ पर लेस चार्ज डेंसिटी होगी, मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी। और केवल मेटा ऐसा है जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है भैया? देखो, ये हीट ऑफ कंबस्शन पर बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हीट ऑफ कंबस्शन की। तो किसी का अगर हीट ऑफ कंबस्शन कम है, एक कोई आइसोमर है आइसोमर X, इस X आइसोमर का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है 17 किलो जूल पर मोल, और एक आइसोमर कोई है दोस्तों वो है Y, इसका हीट ऑफ कंबस्शन ये दिया हुआ है दोस्तों 12 किलो जूल पर मोल, और दोस्तों किलो जूल ही है शायद, हाँ जी। तो ये वाला मोर स्टेबल है, हीट ऑफ कंबस्शन कम है तो Y ये मोर स्टेबल है दोस्तों, और जिसका हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा है वो दोस्तों लेस स्टेबल है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। 102 भी हो गया दोस्तों। चलते हैं 103 पर और देखते हैं कि 103 आपसे क्या डिमांड कर रहा है। 103 की डिमांड क्या है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। 103 की डिमांड क्या है, क्या कहना चाह रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन। मेरे दोस्तों स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ कंबस्शन, या हीट ऑफ कंबस्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, लेकिन हीट ऑफ कंबस्शन सबसे पहले देखते हैं किससे? हीट ऑफ कंबस्शन सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल पाए जाते हैं तो फिर ये लगाओ। अब चलते हैं दोस्तों 104 पर। इसमें
वो जानना चाह रहा है कि कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं है। तो आप देख लो किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। आइसोमर का देख लीजिए कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं है। 105 पर चलते हैं दोस्तों। देखो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिनॉल की स्ट्रेंथ उसके बाद होती है, और फिर दोस्तों पॉजिटिव नाइट्रोजन की स्ट्रेंथ होती है, पॉजिटिव नाइट्रोजन से जुड़ा H, और फिर दोस्तों अल्कोहल की स्ट्रेंथ होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, ये COOH है, और यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, ये शायद C है, C, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गई। फिर फिनॉल, फिनॉल का मतलब है दोस्तों ये आपके पास परहैप्स शायद जो मैं देख पा रहा हूँ A है, और पॉजिटिव नाइट्रोजन वाला दोस्तों ये NH3 प्लस और CH2 और बेंजीन रिंग दोस्तों ये आपके पास आई थिंक D है। और फिर दोस्तों अल्कोहल जो है वो B वाला है, ये अल्कोहल है B वाला, ये दोस्तों अल्कोहल है। ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है। मैंने 105 तक कराया आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।